ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर ऐसा कंडक्टर जिसको कोई भी ऐसा एक्सटर्नल एनर्जी या इसके कोई सराउंडिंग में कोई दूसरा कोई ऐसा कंडक्टर नहीं रखा है या कोई ऐसा चीज़ नहीं रखा है जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब करे। ओके, कोई एक्सटर्नल चीज़ इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब ना करे, तो ये आइसोलेटेड कंडक्टर है। अब है क्या कि अपने को पता है कि अगर कोई कंडक्टर है, अगर उसको हम चार्ज दे रहे हैं तो चार्ज उसके सरफेस पे रिसाइड करता है और वो चार्ज सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। सिग्मा यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, आर यहाँ पे लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर एक परफेक्ट स्फीयर होता तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हर पॉइंट पे सेम होता, हर एक पॉइंट का सेंटर सेम पॉइंट पे लाई करता। ओके, पर यहाँ पे एक आर्बिट्री रैंडम शेप का कंडक्टर लिया, इसके हर पॉइंट पे, जैसा इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बनाना पड़ेगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है। पर अगर इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे बड़ा सा रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब ये बहुत बड़े सर्कल का हिस्सा है, ये छोटा सा पार्ट। यहाँ पे देखूँ तो ये इतने बड़े सर्कल का एक हिस्सा है, यहाँ पे देखें तो ये और छोटे सर्कल का हिस्सा है। तो जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आइसोलेटेड कंडक्टर। अब इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट किया है, ऑन शार्प एजेस चार्ज डेंसिटी इज हाई एंड फील्ड स्ट्रेंथ इज हाई आउटसाइड ऑफ द एजेस। जहाँ पे भी शार्प एज होगा वहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो तो फील्ड लाइंस के बीच में गैप है। ओके, पर यहाँ पे फील्ड लाइंस के बीच में करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा सा रेडियस है तो यहाँ पे फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ ज़्यादा है इस कंडक्टर के सराउंडिंग में, यहाँ पे पास में विसिनिटी में यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। यहाँ पे कंडक्टर के विसिनिटी मतलब पास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है आपको दिख रहा होगा कम है। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कौन कर रहा है? चार्ज। ओके, तो ये था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। ओके, अब होगा क्या कि जब कोई भी कंडक्टर पे हमने चार्ज रखा तो चार्ज उसके सरफेस पे रिसाइड किया और वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इस सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ पे आर लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ओके, अब बात ये आ रही है पोलराइजेशन ऑफ मीडियम डाइपोल। अब होगा क्या यार, जब इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज रखा तो ये चार्ज रखने से चार्ज प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, तो जो मीडियम, जो भी इसके सराउंडिंग में मीडियम होगा, मान लो एयर है या कोई ऐसा मीडियम रखा है जिसके डाइपोल्स जो हैं वो डाइपोल्स जो होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेंगे। जैसा मान लो कि यहाँ पे कुछ डाइपोल ऐसे हैं, एक डाइपोल ऐसे है, कुछ ऐसा, ठीक है, मैं इसको अच्छे से ही बताता हूँ। यहाँ पे मान लो कुछ इस तरीके से रैंडम शेप में था, यहाँ पे मान लो कि आपका ऐसे ले लेते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ पे जो फील्ड लाइन निकलेगा, अब इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ये फील्ड लाइन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा सरफेस के साथ में। तो मान लो कि यहाँ पे फील्ड लाइन गया तो पॉजिटिव चार्ज को धक्का मारेगा और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये जो डाइपोल है इसके। ओके, तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइन हो जाएगा। होप इट मेक्स सेंस टू यू। ओके, अब है क्या यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसके सरफेस पे जो चार्ज है कंडक्टर के, तो डाइपोल्स जो होंगे मीडियम के वो अलाइन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ओके, क्योंकि उनके ऊपर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ओके, तो ये अपने आप को अलाइन कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स नोट किया है, मीडियम डाइपोल्स गेट पोलराइज्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस by the conductor due to force on poles of medium dipoles। मतलब एक डाइलेक्ट्रिक है उसके जो डाइपोल्स हैं उसमें प्लस और माइनस। अब ये जो डाइपोल्स हैं इन पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेंगे। ओके, अब इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, जो पूरे इस चैप्टर में काम आने वाला है,
जो कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगा मैं, एक चार्ज है ना, क्यू चार्ज, आप ध्यान से सुनना। मान लो कि यहाँ पे एक स्फीयर है और इस स्फीयर पे क्यू चार्ज है और इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी के क्यू बाई आर, हमने पढ़ा था। ओके, यहाँ पे के क्यू बाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड, आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। पर अगर सेम चार्ज क्यू मैंने यहाँ से सेम डिस्टेंस पे रखा और क्यू चार्ज ही है और ये इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर का अब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेम डिस्टेंस पे वो अलग होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना है अपने को कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज ऑफ कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर है उस पर चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि शेप क्या है कंडक्टर का और साइज क्या है। सेम चार्ज अगर डिफरेंट ज्योमेट्री पे रखी है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू अलग आएगी और पोटेंशियल की वैल्यू अलग आएगी सेम पॉइंट पे। ये बहुत ही बड़ा क्रक्स है इस चैप्टर को समझने के लिए। आप लोग इसको एकदम क्रैम कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज, क्यू चार्ज ही ले लो, उसको डिफरेंट ज्योमेट्री पे रखोगे तो सेम पॉइंट पे डिफरेंट ज्योमेट्री की वजह से आपको डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ओके, अच्छा मान लो कि स्फीयर ही लिया, अब बड़े स्फीयर पे क्यू चार्ज रखोगे तो आपको स्ट्रेंथ अलग मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको एकदम इसको क्रैम कर लेना है। ओके, अब जो कॉन्सेप्ट है ये कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। कंडक्टर जिस मीडियम में रखा रहता है उस मीडियम के डाइपोल्स को क्या कर देता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंस हो जाएंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डाइपोल्स जो है मीडियम के वो अलाइन हो जाएंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो होता है, क्यू चार्ज है, वो डिपेंड करता है कि वो चार्ज किस ज्योमेट्री पे या किस शेप है, साइज क्या है, किस पे रखा हुआ है, उस पे डिपेंड करेगा। ओके, अब आता है कॉन्सेप्ट लीकेज ऑफ चार्ज। लीकेज ऑफ चार्ज कॉन्सेप्ट क्या है? कैपेसिटेंस को समझने से पहले ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसको समझना कि लीकेज ऑफ चार्ज क्या होता है। तो देखो, हमने पढ़ा कि जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर, वहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा और जहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ओके, ये बात हमने पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा कि डाइपोल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। अब बात आती है लीकेज ऑफ चार्ज पे, क्या कि यहाँ पे मान लो कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी कंपेयर टू इधर। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी कम होगी, इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा। तो इधर के जो डाइपोल्स हैं उनके ऊपर एक स्ट्रेचिंग फोर्स लगेगा। अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो देखो पॉजिटिव वाले पोल को वो धक्का मारेगा और नेगेटिव वाले टर्मिनल को वो खींचेगा। ठीक है, देखो ये प्लस है, प्लस को वो इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इसको धक्का मारेगा और नेगेटिव वाले को खींचेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम लोग चार्ज देते जाएंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा। हम लोग चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं तो इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है, यहाँ पे जो डाइपोल्स हैं इनके ऊपर फोर्स भी बढ़ रहा है। अब क्योंकि ये फोर्स का डायरेक्शन इस तरीके से अपोजिट है तो ये डाइपोल्स जो है ना स्ट्रेच होने शुरू करेंगे और ये ब्रेक होना शुरू कर देंगे। एक टाइम आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होगी, चार्ज बढ़ाया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एक्यूमुलेट हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ की वजह से डाइपोल्स ब्रेक हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे जो डाइपोल्स ब्रेक हुए, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव पोल है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव पोल, डाइपोल का जो नेगेटिव पोल है उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये जब नेगेटिव पोल्स जब आके इसके ऊपर एक्यूमुलेट होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज कर देंगे मतलब कि क्या, इस बॉडी पे जो चार्ज अपना पॉजिटिव है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को कंबाइन करके न्यूट्रलाइज कर दिया। तो जब ये नेगेटिव इस पे आ रहा था तो यहाँ से गया क्या, पॉजिटिव,
और ये नेगेटिव आके न्यूट्रलाइज किसको किया, पॉजिटिव चार्ज को। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस कंडक्टर का जो चार्ज था इनडायरेक्टली वो क्या कर गया, लीक कर गया। अरे जितना यहाँ पे खत्म हुआ उतना पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया। इसको बोला जाता है लीकेज ऑफ चार्ज। ओके, अब बात क्या आती है, क्या हम चार्ज देते गए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता गया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, पर एक टाइम ऐसा आया कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हुआ इस थ्रू आउट सरफेस पे कि एक जगह पे स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी कि डाइपोल्स ब्रेक हुए और वो टूट के आके इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिए, मतलब चार्ज की वैल्यू को कम करने लगे। इससे अपने को ये क्लू मिलता है कि अब इस कंडक्टर के ऊपर भाई इससे ज़्यादा चार्ज नहीं दिया जा सकता। ओके, अब इससे ज़्यादा चार्ज नहीं दिया जा सकता। तो ये कॉन्सेप्ट अपने आपको याद रखना है अपने को, ये कॉन्सेप्ट कि लीकेज ऑफ चार्ज हो क्यों रहा है। मैं फिर से एम्फेसाइज कर देता हूँ, इस कंडक्टर पे चार्ज देते गए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r ही बोलेंगे ना, ठीक है। सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, 1/r नहीं सॉरी, सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, 1/r मतलब r हो जाता है यार। ओके ठीक है, एनीवे अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा और ये डाइपोल्स ब्रेक होंगे और चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। मतलब ये क्रक्स याद रखना है कि इसको हम लोग जितना मर्जी उतना चार्ज नहीं दे सकते इस कंडक्टर को। क्यों? क्योंकि मीडियम्स के डाइपोल टूट के न्यूट्रलाइज करेंगे। ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने बोला मोर चार्ज ऑन द सरफेस, मोर स्ट्रेचिंग फोर्स ऑन डाइपोल, जो मैंने आपको एम्फेसाइज किया। ऑन मीडियम डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर अप्रोचेस टू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब मान लो कि यार यहाँ पे मान लो कुछ वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपने को पता है, जैसा मान लो कि इतना फोर्स लगा तो ये डाइपोल ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा हो जाए कि वो इसके ब्रेकिंग फोर्स के बराबर हो जाए। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है वो क्या लगाता है, क्यू लगाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी ना हो जाए कि ये डाइपोल जितना फोर्स लगाने पे टूट जाए उतने के बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर अप्रोच कर जाता है तो मीडियम में, इन मीडियम ब्रेकडाउन टेक प्लेस। ब्रेकडाउन मतलब ये जो डाइपोल्स टूट रहे हैं ये ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। ओके, अब भाई आते जो अपना डेफिनेशन था जिसके लिए हम लोग तब से वेट कर रहे थे, मैं पर्सनली वेट कर रहा था ये बताने के लिए, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ओके, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर क्या है? एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज एट गिवन पोटेंशियल विच डिपेंड्स ऑन इट्स शेप, साइज, शेप एंड मीडियम इन विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो कैपेसिटेंस, एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या है? एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। पहला यहाँ पे देखते हैं, एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। क्या ये चार्ज को होल्ड कर रहा है? यस। एक टाइम लिमिट, जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तब तक ये चार्ज को क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। एक टाइम के बाद ये क्या हो रहा है? न्यूट्रलाइज हो रहा है। मतलब उसके बाद ज़्यादा चार्ज देंगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अब होल्ड नहीं कर पाएगा। तो एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज एट गिवन पोटेंशियल। एट गिवन पोटेंशियल मतलब हम लोग इस कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं, इसका पोटेंशियल रेज हो रहा है, रेज हो रहा है, रेज हो रहा है। तो हर क्यू के करस्पॉन्डिंग एक वोल्टेज है। ओके, उस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंगली चार्ज होल्ड कर रहा है, ये बोलना चाह रहा है। ओके, एट गिवन पोटेंशियल विच डिपेंड्स ऑन इट्स शेप, साइज, शेप एंड मीडियम। अब देखो यार, मैंने शुरुआत में बोला था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी फॉर अ कंडक्टर सेम चार्ज के लिए, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो सर्कल के ऊपर रखा है क्यू चार्ज, वो वायर के ऊपर रखा हुआ है या वो सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि ज्योमेट्री कैसी है। ओके, ज्योमेट्री चेंज होते ही चीज़ें चेंज हो जाएंगी। क्लियर है? तो मान के चलते हैं कि अगर सेम कंडक्टर, जैसे मान लो कि यहाँ पे मान लो ये डाइपोल है, यहाँ पे स्फीयर रखा हुआ है, तो हो सकता है कि उसके लिए ब्रेकडाउन की वैल्यू अलग हो सेम चार्ज के लिए। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, यहाँ पे बोला है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, मीडियम पे तो डिपेंड कर रहा है क्योंकि मीडियम ही तो लीक करेगा, मीडियम की वजह से लीकेज ऑफ चार्ज हो रहा है। मैंने यहाँ पे क्या बोला है? इन विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड।
एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज, और कहाँ तक, जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो यार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल्स को तोड़ा, ठीक है, तो जहाँ तक इसके रीजन में जो डाइपोल्स हैं उनको होल्ड करके रख रहा है, ठीक है। अब समझो यार, अगर मान लो कि ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे डाइपोल टूट के आके न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे कि जो फ्री चार्ज बन जाएंगे और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ तक एग्जिस्ट करेगी उसमें वो मूव कर रहे होंगे। तो ये केवल अपने सरफेस पे चार्ज होल्ड नहीं कर रहा है, ओके, ये जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ तक चार्ज को होल्ड कर रहा है, ओके, जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ तक ये चार्ज को होल्ड कर रहा है, ओके, क्योंकि सभी डाइपोल्स जो ब्रेक हुए वो तुरंत आके इसको न्यूट्रलाइज थोड़े ना कर देंगे सारे के सारे। और ऐसा भी तो है नहीं कि बिल्कुल ब्रेकडाउन एक इलेक्ट्रिक फील्ड की पर्टिकुलर वैल्यू पे ही होगा, नहीं, कुछ ऐसे डाइपोल होंगे वीक होंगे जो नॉर्मल कंडीशन में भी ब्रेक हो रहे होंगे, ओके। ऐसा तो आइडियलिस्टिक है नहीं कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जाएगी तो ही डाइपोल टूटेंगे, है ना। तो ये बात बोलना था। तो एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज, ये सारी चीज़ें हैं। पोटेंशियल है एक पर्टिकुलर वी की वैल्यू करस्पॉन्डिंग, एक चार्ज क्यू चार्ज के करस्पॉन्डिंगली वोल्टेज है। तो ये जो चार्ज है जैसे जैसे डालेंगे चार्ज कोई कंडक्टर के ऊपर तो उसका पोटेंशियल रेज करता जाएगा, तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अच्छा, इस कंडक्टर पे जो चार्ज लेके आ रहे हैं हम लोग किसी रेफरेंस पॉइंट से लेके आ रहे हैं, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट से लाके इस कंडक्टर के ऊपर रखा तो इसका पोटेंशियल रेज हो गया वी। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, ओके। और ये कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज है तो साइज, शेप और मीडियम पे, और मीडियम मतलब जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा इस कंडक्टर का वहाँ तक ये चार्ज को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ओके। तो ये कैपेसिटेंस का डेफिनेशन है जिसको बोला जाता है चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। इसकी यूनिट होती है फैरेड, कूलम पर वोल्ट को बोलते हैं हम लोग फैरेड, और फैरेड अभी हम लोग देखेंगे कि बहुत बड़ी यूनिट होती है, ओके। तो हम लोग जो भी यूनिट्स यूज़ करेंगे वो माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड, इस तरीके की यूनिट यूज़ करेंगे, ओके। तो ये फॉर्मूला था Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अच्छा, ये V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। हम लोग एक आइसोलेटेड कंडक्टर है तो इसके लिए रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे लेते हैं जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू को हम लोग लेंगे 0। तो ये बात थी, ओके। होप इट मेक्स सेंस टू यू जो अभी तक हमने यहाँ तक चीज़ें देखा। अब अगला जो टर्म है अपना कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। अब ये है क्या, अभी हम लोगों ने देखा कि इस आइसोलेटेड कंडक्टर ऐसे कंडक्टर को बोला जाता है जिसके सराउंडिंग में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब करे। यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, ये इनके म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से हो रहा है, तो इनका खुद की वजह से हो रहा है। इसके ऊपर जो चार्ज है वो आपस में रिपल्सन शो कर रहे हैं, उसकी वजह से ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हर पॉइंट पर अलग अलग है। पर आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब इसके सराउंडिंग में कोई ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए जो उसको इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फ्लुएंस करे, ओके। तो ऐसे कंडक्टर को हम लोग आइसोलेटेड कंडक्टर बोलेंगे। अब है क्या, कैपेसिटेंस हमने देखा एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, और चार्ज कहाँ तक होल्ड करेगा या कैपेसिटेंस डिफाइन कहाँ तक होगा, जहाँ तक कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मीडियम में, जो भी इसके सराउंडिंग मीडियम में जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा वहाँ तक हम लोग कैपेसिटेंस डिफाइन करेंगे। अब है क्या कि हम लोग कंडक्टर है तो कंडक्टर के लिए कंडक्टिंग स्फीयर, इसके लिए हम लोग रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी लेंगे, वहाँ पे पोटेंशियल 0 लेंगे। अब यहाँ से एक चार्ज Q ला के यहाँ पे रखा, जब इसके सरफेस पे Q चार्ज रखा तो इसका पोटेंशियल कितना रेज हो जाएगा, KQ/R। और यही तो हमने बोला कि Q चार्ज के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल कितना रेज हो रहा है, V, ओके। तो ये अच्छा एक चीज़ और बताना था मुझे कि ये जो डिफाइन होता है ना, ये कैपेसिटेंस वो मीडियम में डिफाइन होता है, ओके। तो सेम कंडक्टर का डिफरेंट मीडियम में कैपेसिटेंस जो होगा अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ब्रेकडाउन की कंडीशन भी तो चेंज हो जाएगी, ओके। हाँ, तो यहाँ पे आते हैं भाई, तो KQ/R, मुझे K की वैल्यू पता है 1/4πε0 होता है इंटू आर। के की वैल्यू को यहाँ पे प्लग किया और मुझे पता है Q/C जो होता है वो V होता है। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो Q और ये बाई C ये क्या बनेगा, V। तो एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है
उसका कैपेसिटेंस जो होता है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब समझो इस कंडक्टर के सराउंडिंग में हम लोगों ने मीडियम जो लिया था वो लिया था एयर या फ्री स्पेस में, ऐसा मान लें। अपने को पता है कि किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो होती है ई नॉट बाई ई आर होती है। ओके, ई नॉट बाई ई आर होती है। मतलब कि अगर इस सराउंडिंग में अगर कोई मीडियम होता है जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ई आर, या उसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला के और ये वाला के अलग है नोटेशन में। ओके, तो यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला बनेगा कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर का वो बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर। आर यहाँ पे रेडियस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर है। ओके, अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा था, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁹9, क्योंकि के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹9 और के की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये नीचे हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो सोचो यार कि ये आर रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। अब तुम ध्यान से देखो, अगर मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू, ये वैल्यू अगर मुझे 1 फैरेड चाहिए तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 9 इंटू 10⁹9, जो कि रेडियस ऑफ अर्थ से भी ज़्यादा है। मतलब एक कंडक्टिंग स्फीयर जिसकी साइज अर्थ से भी बहुत ज़्यादा बड़ी रखेंगे तब जाके वो कितना चार्ज होल्ड कर पाएगा, कितना कैपेसिटेंस उसका होगा 1 फैरेड। ओके, तो बहुत बड़ी यूनिट होती है फैरेड। तो इसके लिए हम लोग जो आगे पढ़े कि हम लोग मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, ये सब यूनिट यूज़ करेंगे। ओके, होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई हैं। अब बात आती है रिलेशन बिटवीन कैपेसिटेंस एंड मैक्सिमम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। अब देखो यार, यहाँ पे आते हैं फिर से, हम लोग चार्ज रख रहे थे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या हर क्यू के करस्पॉन्डिंगली कुछ क्या था, पोटेंशियल था। अब ये कब तक बढ़ता जाएगा चार्ज, जब तक कि मीडियम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी ना हो जाए कि ये डाइपोल्स टूट जाएं। ओके, तब तक ये चार्ज होल्ड करता जाएगा। क्लियर है। तो कैपेसिटेंस का मतलब मैक्सिमम चार्ज नहीं होता है, कैपेसिटेंस का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज। और ये केवल अपने सरफेस पे चार्ज होल्ड करने की बात नहीं है, जहाँ तक डाइपोल होगा ना, मीडियम होगा, जहाँ तक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मीडियम तो रहेगा ही, मीडियम में जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इस कंडक्टर का वहाँ तक चार्ज को होल्ड करेगा। और मैंने अभी बोला कोई ऐसा फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ही ये टूटेगी। हो सकता है कि कुछ इधर सराउंडिंग में ये वाला टूट जाए और बाकी सब ना टूटे, तो ये क्या बन जाएगा, ये फ्री चार्ज लीकेज हो गया, अरे है कि नहीं, और ये जाके इसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। ओके, तो बात ये है कि जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब ये चलता गया ना, तो जहाँ तक एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, अब मैं बार बार एक ही चीज़ को बोल रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ओके, अब कहाँ पे हम लोग, तो कैपेसिटेंस एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, और वो डिपेंड करता है शेप, साइज और जहाँ तक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है मतलब कि यहाँ पे चार्ज, अगर मैं इसको एक स्फीयर कंसीडर करूँ, ये सॉलिड बॉडी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है तो इधर मीडियम ऑफ डाइपोल जल्दी टूट जाएंगे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है तो इधर चार्ज जल्दी मीडियम के डाइपोल्स हैं और जल्दी ब्रेक नहीं होंगे, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इधर ब्रेक हो जाएगा। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर कंडक्टर की बात करूं जिसका शेप जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, अगर मैं बोलूं कि इसका मैक्सिमम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगा, तो देखो यार यहाँ पे चार्ज रखेंगे तो अगर मैं देखूँ तो इस थ्रू आउट द कंडक्टर पे इधर का जो चार्ज है, यहाँ पे एक आर्बिट्री स्फीयर मानूं तो यहाँ पे पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ पे पोटेंशियल अलग होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल अलग होगा, क्योंकि हर जगह चार्ज की वैल्यू अलग अलग है। तो अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज कितना होल्ड करेगा, तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन वोल्टेज है, ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो यहाँ पे भी मीडियम ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे भी ब्रेक होगा और यहाँ पे भी ब्रेक होगा, इस वाले कर्वेचर के साइड में, इस वाले कर्वेचर और इसके साइड में भी।
कौन सा वाला, मान लो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज 1 है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज 2 है और ये ब्रेकडाउन वोल्टेज 3 है, कौन सा वाला? तो देखो यार, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या कि देखो V इक्वल टू लिखेंगे के क्यू बाई आर, ओके। अगर R कम है, आर V इक्वल टू के क्यू बाई आर की वैल्यू कम है तो बहुत कम चार्ज देने पे ही यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा होगा कि बहुत कम कम पोटेंशियल पे ही इधर ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ इधर स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है ना कि मैं अगर बोलूँ ना, मुझे लॉजिकली बोलना हो तो, क्योंकि इधर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो मुझे इस वाले कर्वेचर के हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा कि कितना चार्ज स्टोर करेगा। अगर मैं एज सिंपल बोलूँ, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मुझे इस वाले रीजन के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा कि ये कितना चार्ज होल्ड करेगा, एज सिंपल एज दैट। जो भी मैंने बोला उसका क्रक्स ये है, ओके। तो ये VB जो होगा वो मिनिमम होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा था कि अगर मान लो कि ये कंडक्टर है, अगर ये यूनिफॉर्म शेप का होता तो हर जगह VB की वैल्यू, ब्रेकडाउन वोल्टेज हर चारों तरफ क्या होता है, इधर इसके सराउंडिंग में सेम होता, चारों तरफ नहीं, इसके अराउंड में सेम होता। ये नॉन यूनिफॉर्म था, तो मुझे यहाँ पे देखूँ तो मुझे कौन सा वाला जोन डिसाइड करना पड़ेगा, ये वाला जोन पकड़ के, ओके। तो ये सिचुएशन था कि रिलेशन बिटवीन कैपेसिटेंस एंड मैक्सिमम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, ओके। तो ये फॉर्मूला है कि क्यू मैक्स कैपेसिटेंस और यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज किसके लिए डिसाइड होता है? मीडियम के लिए, ओके। मीडियम के लिए डिफाइंड है। अब मीडियम के लिए क्यों डिफाइन है यार, वो भी बता देता हूँ। देखो भाई, एक क्यू चार्ज रखा और यहाँ पे स्फीयर ले लिया, और क्यू चार्ज रखा और यहाँ पे सिलेंडर रख लिया। मुझे पता है कि यहाँ पे भी क्यू चार्ज है और इस पे भी क्यू चार्ज है, पर ये जो पोटेंशियल अपने आर डिस्टेंस पे जो प्रोड्यूस करेगा अपने सराउंडिंग में, उतना ये अपने इसका सेम आर डिस्टेंस पे सराउंडिंग में पोटेंशियल अलग होगा, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन अलग प्रोड्यूस कराएगा और ये ब्रेकडाउन, ये मतलब इसके लिए हो सकता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रिक्वायर मांगे, इसके लिए रिक्वायरमेंट कम हो ताकि मीडियम्स जो है, मीडियम के डाइपोल टूट जाएं, ओके यार। तो मीडियम का तो फिक्स वैल्यू है ना कि भाई इतना स्ट्रेंथ आएगा तो ये टूट जाएगा, एक पर्टिकुलर इसकी वैल्यू डिसाइडेड है। पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड या एक क्यू चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड या उसका पोटेंशियल तो उसके ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है ना। हो सकता है कि बहुत कम चार्ज लेके ही उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा दे कि ये टूट जाए, है कि नहीं? तो कैपेसिटेंस और मैक्सिमम चार्ज होल्ड कैपेसिटी जो है कंडक्टर की, वो डिपेंड कर रहा है किस पे? ब्रेकडाउन वोल्टेज पे, ओके। होप इट मेक्स सेंस टू यू। इसको मिटा रहा हूँ मैं। तो आपको ये याद रखना है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज किसका होता है? कंडक्टर का नहीं होता है, किसका होता है? मीडियम का, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स है कि भाई इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए टूटेगा। हालांकि मैंने पीछे बोला कि ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हो सकता है कि इधर वाला कुछ टूट जाए पहले ही, है ना। तो ये आइडियलिस्टिक अप्रोच लिया, ओके। होप कि आपको ये बात समझ में आया हो। अब बात आती है चार्ज शेयरिंग बिटवीन टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? हमने सीखा कि चार्ज का कंडक्टर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से अपने को ये पता चलेगा कि डाइपोल का अलाइनमेंट कैसे होगा, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन से अपने को ये पता चलेगा कि ब्रेकडाउन किस जोन में होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, रैंडम किधर ब्रेकडाउन होगा, वो डिपेंड करेगा कि चार्ज किधर ज़्यादा है, ठीक है। ओके, इतनी सारी चीज़ें देख लिया हमने। कंडक्टिंग स्फीयर देख लिया, इसका कैपेसिटेंस कितना चार्ज होल्ड करेगा मैक्सिमम, तो ये डिपेंड कर रहा है ब्रेकडाउन वोल्टेज पे, और ब्रेकडाउन वोल्टेज डिफाइंड है मीडियम के लिए, ओके। ओके, ये बात भी देख लिया। अब ये अपना लास्ट कॉन्सेप्ट है इस फर्स्ट लेक्चर का,
लास्ट कॉन्सेप्ट फर्स्ट लेक्चर का, चार्ज शेयरिंग बिटवीन टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स। ओके, अब है क्या, हमने ये दो कंडक्टर ले लिए और इन दोनों कंडक्टर का एक सिस्टम बना दिया। ओके, अब आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब ये एक दूसरे के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, पर इनके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करने के लिए कोई बाहर से कोई सोर्स नहीं है, तो इन दोनों का एक सिस्टम बन गया और इनको हम बोलेंगे आइसोलेटेड कंडक्टर, टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स का सिस्टम बोल सकते हैं ऐसा। मतलब एक दूसरे के चार्ज को इन्फ्लुएंस करेंगे पर इनके सोल इफेक्ट को कोई चेंज करने वाला अदर कोई ऐसा कंडक्टर नहीं है। ओके, इसके लिए वर्ड यूज़ कर लिया आइसोलेटेड। ओके, अब है क्या, इस कंडक्टर पे पहले चार्ज Q1 था और इस पे चार्ज Q2 था। अब किया क्या, इनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो अब होगा क्या कि चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ टेंड करेगा। मैं मान लेता हूँ कि V1 का पोटेंशियल ज़्यादा था, ये V1 है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा था V2 से, तो चार्ज इधर से जब इसको कनेक्ट करेंगे तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ में चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। तो समझो यहाँ से Q1 था, Q1 से इसकी वैल्यू हो जाएगी Q1 फाइनल, यहाँ पे Q2 था तो यहाँ पे Q2 फाइनल हो जाएगा। इसका चार्ज बढ़ेगा घटेगा और इसका चार्ज, इस कंडक्टर का चार्ज बढ़ेगा। ओके, पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे Q1 था और ये Q2 था, तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। अरे इसका कम हुआ तो इसका बढ़ जाएगा चार्ज, पर Q1 प्लस Q2 की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रही। ओके, अब है क्या यहाँ पे कि मुझे पता है कि जब ये Q1 फाइनल होगा और ये Q2 फाइनल होगा तो चार्ज का ट्रांसफ़र तब तक होगा जब तक कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ओके, और अभी हम लोगों ने एक कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू देखा तो क्या पड़ा कि Q/C होता है। अब ये जो फाइनल पोटेंशियल है उसके करस्पॉन्डिंग चार्ज कितना है, Q1 फाइनल, और कैपेसिटेंस कितना है, C1 है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 फाइनल अपॉन में C1। देखो V1 और V2 बराबर नहीं है, फाइनल पोटेंशियल बराबर है, और फाइनल पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंगली चार्ज इस पे Q1 फाइनल और इस पे Q2 फाइनल, तो इस पे हो जाएगा V फाइनल की वैल्यू Q2 फाइनल अपॉन में C2। अब देखो मैथ क्या है कि ये 2/4 है, तो 2/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। 4/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, और 8 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और इसका रेशियो देखो तो ये भी कितना आ रहा है, 1/2। तो मैं Q1/C1 बराबर है किसके, Q1 फाइनल बाई C1 Q2 फाइनल बाई C2 के बराबर है। तो मैं इन दोनों का सम अपॉन में इन दोनों का सम का रेशियो भी जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ये वाला लॉजिक से। ओके, तो मैं यहाँ से अब इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा और एक बार इन दोनों को इक्वेट करूंगा। जब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो मुझे Q1 फाइनल मिलेगा C1 Q1 प्लस Q2 अपॉन में C1 प्लस C2, और इन दोनों को जब इक्वेट करूंगा तो मुझे मिलेगा Q2 फाइनल और C2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C2 इज इक्वल C2 इंटू Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2। अब बहुत लोग ये समझ रहे होंगे कि ये कहाँ से आया, तो देखो भाई इसकी जगह पे मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ओनली, टोटल चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं है। तो ये हमारा अब तक का कॉन्सेप्ट था जिसको हमने कवर किया। ओके, हाँ, एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि इस प्रॉब्लम को मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था, फिर मैंने सोचा कि इसको लेक्चर रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही सॉल्व करूँगा, फिर टाइम लगेगा ज़्यादा तो रह नहीं दिया। अब है क्या यहाँ पे, 2 यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल ड्रॉप्स, ये एक ड्रॉप है और ये एक ड्रॉप है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज हैं। ओके, इनके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है एट पोटेंशियल V। कोलेस का मतलब कि ये जुड़े, ठीक है, इनको पास में रखा तो ये जुड़े, और जुड़ के क्या बना लिया, बड़ा स्फीयर बना लिया। ओके, इफ द कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप इज C, इन दोनों का कैपेसिटेंस, इसका भी C और इसका भी C है, फाइंड द कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ लार्जर ड्रॉप। सिंपल है, मुझे पता है कि जो बड़ा स्फीयर है इसका मास क्या होगा, तो इन दोनों के मास के बराबर होगा, तो टोटल मास इज इक्वल टू m1 प्लस m2। मास को मैं लिख लूँगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम,
मुझे पता है कि ये सेम ड्रॉप, दोनों आइडेंटिकल ड्रॉप हैं, तो इन दोनों की जो डेंसिटी होगी वो भी इसकी भी वही होगी। तो डेंसिटी, अब इसका वॉल्यूम जो लिखेंगे, क्योंकि ये मिला तो ये ड्रॉप जो है इसका रेडियस कितना ले लिया मैंने, कैपिटल आर, तो लिखा जाएगा वॉल्यूम 4/3 πr क्यूब, क्योंकि स्फेरिकल ड्रॉप है। अच्छा, ये दोनों मास बराबर है तो मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, 2m लिख सकता हूँ, और मास को क्या लिख लूँगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इनका रेडियस r है स्मॉल, तो 4/3 πr क्यूब। अब दोनों तरफ मैं कट पिट करूँगा तो मुझे r की वैल्यू कितनी आई, जब इसको मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो r की वैल्यू आ जाएगी 2⁻⁴ इंटू स्मॉल रेडियस, ये r, ये एक्सप्रेशन आया। ओके, इसका रेडियस r है और इसका भी रेडियस r है, तो इसका कैपेसिटेंस, क्योंकि इसको कंडक्टर ट्रीट करेंगे और कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना आया था, 4πε0r। तो यहाँ पे देखूँ तो इसका पोटेंशियल, इसके सरफेस पे चार्ज q है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, kq/r, और इसकी भी वैल्यू उतनी ही होगी। अब ये जो बड़ा सा कंडक्टर बना, इन दोनों का चार्ज q है, तो जब ये कोलेस किए तो इस पे जो चार्ज होगा, चार्ज कंजर्व रहेगा, तो q और q, इस पे टोटल चार्ज कितना आएगा, 2q। ओके, तो इसका पोटेंशियल, इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 4πε0r, और r की वैल्यू कितनी है, 2⁻⁴ इंटू r, यहाँ पे प्लग किया तो मुझे दिखेगा c की वैल्यू कितनी है, 4πε0r, तो ये मिल के मेरा बन जाएगा c। तो मेरा इस वाले का कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 2⁻⁴ इंटू सी। वैसे ही पोटेंशियल लिखूंगा तो पोटेंशियल इसके सरफेस पे कितना है, के, चार्ज इस पे कितना है, 2q, q मिल के 2q, अपॉन में इसका रेडियस कितना है, r। अब मैं इसको रीअरेंज किया, 2kq, और r के जगह पे मैंने रखा 2⁻⁴ इंटू r, और इसको रीअरेंज करेंगे तो फाइनल पोटेंशियल इसका पोटेंशियल आ जाएगा 2 टू द पावर